पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े हो सकते हैं। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। 2024 को आए हुए बस अभी 3 ही महीने हुए हैं और इसी बीच पाकिस्तान के ऊपर गिनकर 1 दर्जन से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। Big news coming in. Pakistan's second largest naval air station, PNS Siddique in Turbat, is under attack. The Gwadar port came under attack yet again. The attackers were the BLA, the Baloch Liberation Army, a group that has been fighting the Pakistani military for years now. रिसेंटली आपने एक वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे वहीं के लोग पाकिस्तान को कारगिल के गेट खोलने के लिए बोल रहे हैं ताकि वो इंडिया आ सके। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो कारगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम कारगिल की तरफ जाएंगे। इससे पता चलता है कि वहाँ के खुद के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह विद्रोह बढ़ चुका है। और बलोच सेपरेटिस्ट ने तो ओपनली बलूचिस्तान को हमेशा के लिए पाकिस्तान से अलग करने के लिए उसे एक खुली चुनौती दे दी है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आप इसी बीच एक और चीज नोटिस करोगे कि ये जितने भी अटैक हुए हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइनीज स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी बहुत ही ज्यादा टारगेट करते हैं और चाइनीज लोगों को भी। अब क्लेम्स में तो ये अटैक्स कभी कभी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करती है या फिर बाकी तहरीक तालिबान और बाकी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स करते हैं और कभी कभी ये अटैक्स अननोन मैन भी कर देते हैं। बट इवेंचुअली ये कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसे हमले कई बार देखे हैं और सेम ग्रुप से देखे हैं, जिसमें सबसे पहला अटैक 30 दिसंबर 2011 को हुआ था, वो भी बलोच आर्मी द्वारा। इस पूरे के पूरे अटैक में पाकिस्तान के आर्मी प्रॉक्सी शफीक मंगल को टारगेट बनाया गया था, लेकिन इवेंचुअली वो बच गए थे और इस पूरे के पूरे केस में 15 डेथ्स हुई थी। फिर उसके बाद 2018 में इन्होंने एक बस पर अटैक किया जो कि चाइनीज इंजीनियर्स को लेकर जा रही थी, वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में। फिर 2019 में इन्होंने कराची में चाइनीज कंसल्टेंट पर हमला किया, 2019 में ही ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, और फिर वापस से 2023 में इन बलोच मिलिटेंट्स द्वारा चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय पर ऐसा ही हमला किया गया था। लेकिन अभी के लिए ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि बीते एक हफ्ते में ही पाकिस्तान को ऐसे 3 से 4 हमले देखने पड़े हैं, जिसमें टारगेट पर न सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी आर्मी थी बल्कि चाइना भी था, जिसके कारण से उसको पैसे का भी और अपने लोगों का भी, दोनों का ही बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक सेकंड, इन सभी चीजों को देखने के लिए मैं तुम्हें एक नया व्यू पॉइंट देता हूँ। देखो, चाइना जैसा भी हो वो इवेंचुअली पाकिस्तान की हेल्प तो कर ही रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वहाँ पर उन्हें पैसा देके, जिसके रिटर्न में न सिर्फ पाकिस्तान चाइना दोनों को ही प्रॉफिट होगा बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और पाकिस्तान ओवरऑल भी ग्रो करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी वहाँ के लोगों का आक्रोश पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ भी इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। वेल, इन सभी अटैक्स को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार बलोच की हिस्ट्री जाने, क्योंकि वहीं से इसकी असली शुरुआत होती है। और आइए हिस्ट्री के कुछ अनसुने पन्ने घुमा के देखते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि बलूच रेबेलियन से पहले बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। जब भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान ये तीनों ही अपनी अपनी आजादी की जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, तब बलूचिस्तान को भनक तक नहीं थी कि उनकी आजादी मात्र 227 दिन, ओनली फॉर 227 डेज तक के लिए ही रहने वाली है, जिसका कारण होने वाला था खुद उनके लीडर की शॉर्ट साइटेडनेस, ब्रिटिशर्स की चालाकी और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना का धोखा, विश्वासघात। तो ये कहानी है 1947 की, जब आपके और मेरे पूर्वज अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे और तब के बलूचिस्तान को 4 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड कर दिया था, नेमली कालत, खारन, लास बेला और माकारन। इन सभी स्टेट्स को उस समय पर बस 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, या फिर अपनी खुद की इंडिपेंडेंस मेंटेन करो। अब मोहम्मद अली जिन्ना के इन्फ्लुएंस में आके खारन, लास बेला और माकरन, इन तीनों स्टेट्स ने पाकिस्तान में मर्ज होने का फैसला ले लिया। लेकिन वही दूसरी ओर इनका चौथा प्रिंसली स्टेट यानी कि कालत, उसको 1876 की ट्रीटी के चलते एक बहुत ही यूनिक पोजीशन मिली हुई थी, जो कि कालत को इंटरनल ऑटोनॉमी देता था और ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली फ्री कर देता था। तो कालत ने ना तो पाकिस्तान ज्वाइन किया और ना ही इंडिया ज्वाइन किया, उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का फैसला लिया। और इस इंडिपेंडेंस का फैसला लिया था खुद उनके लास्ट रूलर खान मीर अहमद यार खान ने, जिनको खान ऑफ कालत के नाम से भी रेफर किया जाता है। अब चीजें आगे बढ़ जाती हैं और 1946 में खान ऑफ कालत मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर की तरह अपॉइंट करते हैं, जो कि आगे चल के उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक मीटिंग होती है फॉर द वेरी सेम पर्पस, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, खान ऑफ कालत, जवाहरलाल नेहरू और इंडिया के लास्ट वाइसरॉय यानी कि माउंटबेटन भी शामिल थे। और इस मीटिंग में जिन्ना खान के इंडिपेंडेंस का आइडिया को सपोर्ट करते हैं और खारन और लास बेला को भी कालत में शामिल होकर पूरा का पूरा बलूचिस्तान बनाने के लिए वो कन्विंस कर लेते हैं। और फिर 11 अगस्त 1947 को कालत में और मुस्लिम लीग के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जो कि कालत को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट का रिकॉग्निशन दे देती है और वो वादा करती है कि वो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की पूरी रेस्पेक्ट करेंगे।
लेंगे। तो जब आपको और मेरे पूर्वज 15 अगस्त 1947 को अपनी आजादी सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कालत ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन 12 सितंबर को उनके खिलाफ ही एक ब्रिटिश मेमोरेंडम दिया जाता है जो कि कहता है कि खान ऑफ कालत किसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अब ये खान ऑफ कालत के लिए बहुत ही बड़ा शौक था और पाकिस्तान के लिए आप ये कह लो कि ये नींव रखी गई थी ताकि कालत एक दिन पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। और अपनी किताब बलोच नेशनलिज्म में मोहम्मद बरसीग मेंशन करते हैं जिन्ना और खान की मीटिंग में, जिसमें जिन्ना खान को पाकिस्तान के साथ ही मर्ज करने के लिए एडवाइस करते हैं। हालांकि खान ने जिन्ना की इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और उनका कहना था कि बलूचिस्तान जो एरिया है वहाँ पे न्यूमेरस ऑफ ट्राइब्स रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं जिनके डिफरेंट कल्चर है और उनसे पूछे बिना मैं ये डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकता। हालांकि खान ने कोशिशें बहुत सारी की, उन्होंने इस लेजिस्लेचर मीटिंग को समन भी किया जिसमें पार्लियामेंट पर बहस भी हुई कि ये पहले के किए हुए एग्रीमेंट के खिलाफ भी है और ऐसा मर्जर नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड होने लगा था और दिसंबर 1947 में उनके कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल पुरवेज लंदन जाते हैं ताकि वो एम्यूनेशन हथियार गोला का जुगाड़ कर सकें। लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें एक भी हथियार या एक भी गोली या फिर बारूद देने से कंप्लीटली मना कर देते हैं और उनका कारण ये होता है कि कालत को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसे अप्रूव करे। अब जैसे जिन्ना ने ये सब चीजें नोटिस की और उन्हें सही समय लगा, उन्होंने तुरंत बाकी 3 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि खारन, लास बेला और माकरन, इन तीनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया और कालत बस और बस एक आइलैंड की तरह ही रह गया। और अब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तुरंत कालत पर हमला कर देती है, उसको चारों तरफ से घेर लेती है और ना चाहते हुए भी खान ऑफ कालत को जिन्ना के टर्म्स के साथ एग्री करना पड़ता है और उसी दिन वो कालत का पाकिस्तान के साथ मर्जर अनाउंस कर देते हैं और उनकी 227 दिन की आजादी खत्म हो जाती है। और ठीक उसी दिन से पाकिस्तान ने हर एक बलोच के दिल में वो विद्रोह का बीज बो दिया था जिसका रिजल्ट हम आज तक देख रहे हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि आप 2-3 रेबेलियन ग्रुप्स के बारे में भी जान लो ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। पहला ग्रुप है इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स का, जैसे कि टीटीपी, जो कि ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में हुए अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत जमा के पूरा का पूरा शरिया लॉ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एक तरह से आप ये समझ लो कि जैसा अफगानिस्तान का तालिबान है, ये सेम उसी तरीके का पाकिस्तान का तालिबान है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को थ्रो करके शरिया लॉ स्टैब्लिश करना चाहता है और अपना राष्ट्र स्टैब्लिश करना चाहता है। और सेकंड ग्रुप है कम्युनिटी मिलिटेंट्स का, यानी कि स्पेसिफिकली बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब कुछ ऐसे अटैक्स और ऐसे कनेक्शंस देखते हैं जो कि बताएंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इनकी रडार पर चाइना कैसे आया। सो अभी रिसेंटली बीते दिनों में जितने भी मेजर अटैक्स हुए हैं उसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन दारा-ए-बोलान लॉन्च कर दिया था, जिसमें बीएलए की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि इन्होंने वॉर तो डिक्लेयर कर ही दिया है लेकिन इन्होंने 3 लगातार मिलिटेंट अटैक्स मार्च सिटी पे किए हैं और जिसमें इनके 4 फ्रीडम फाइटर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन बीएलए का ये भी कहना था कि इन्होंने मार्च सिटी में ही करीबन 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स को और पीर गाइब में 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि टोटल 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को। लेकिन इसके जस्ट बाद एक और हमला होता है और इस बार ये हमला न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ था लेकिन चाइना के भी खिलाफ था। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशन पे किया गया था जो कि है ग्वादर पोर्ट पर, और इस ऑपरेशन का नाम था जीर पहाजाग, जिसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया था कि ग्वादर बिलोंग्स टू अस। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है ये है तो वैसे बलूचिस्तान प्रोविंस में ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होल्ड करता है जो कि खैर वैसे कहने के लिए तो पाकिस्तान का है लेकिन अभी के लिए ऑपरेट किया जा रहा है इसको चाइना द्वारा। और करंटली इस पूरे के पूरे पोर्ट में 4 बर्थ है। बर्थ वो एरिया होता है जहाँ पे शिप लोड और अनलोड होती है, तो करंटली इसके पास ऐसे 4 बर्थ हैं और चाइना का ऐसा प्लान है कि 2037 तक यहाँ पे 100 बर्थ होने चाहिए और 2045 तक करीबन 150 बर्थ। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो चाइना का शांघाई पोर्ट माना जाता है जिसमें अभी करीबन बस और बस 125 बर्थ हैं। अब सुनने में तो बहुत छोटा नंबर लगेगा लेकिन इतने बर्थ में ही पूरा का पूरा पोर्ट सजा हुआ लगता है। अभी ग्वादर पोर्ट न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए गेटवे की तरह काम करता है बल्कि चाइना और पाकिस्तान का $65 बिलियन का प्रोजेक्ट यानी कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इसी ग्वादर पोर्ट से ही होके गुजरता है। और इस CPEC में उनका प्लान है कि वो 3000 किलोमीटर की एक रोड बनाएंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके निकालेंगे और एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टैब्लिश कर लेंगे फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रेड्स। बट इतने सारे अटैक्स के बाद चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को ये चीज तो बहुत ढंग से समझ में आ गई है कि बलोच आर्मी के होते हुए उनका ग्वादर पोर्ट और CPEC प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सिमिलरली एक ऐसा ही अटैक चाइनीज ऑफिशियल्स पे हुआ था जब वो इस्लामाबाद से दासू डैम की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में एक सुसाइड बॉम्बर की गाड़ी इनसे टकराती है और बूम बाम होके 5 चाइनीज ऑफिशियल्स को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है, इंक्लूडिंग एक पाकिस्तान ड्राइवर को भी। और इंटरेस्टिंगली इसकी लोकेशन इस बार बलूचिस्तान नहीं थी, ये लोकेशन थी इस बार खैबर पख्तून वाले रीजन में। लेकिन एक चीज अभी भी कॉमन थी, ये दासू डैम जो है ये भी
चाइना का ही एक प्रोजेक्ट है। हालांकि इस अटैक की जिम्मेदारी तो किसी ने भी आगे से नहीं ली, तो इसको अननोन मैन में ही शामिल कर दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो खैबर वाला एरिया है, इसमें जितने भी अटैक्स होते हैं वो ज्यादातर टीटीपी द्वारा ही होते हैं या फिर अफगानिस्तान मिलिटेंट्स द्वारा। और यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल सेम हमला 2021 में भी हुआ था, जहाँ पर टोटल 13 लोग मरे थे, इसमें 9 चाइनीज ऑफिशियल्स थे और 4 पाकिस्तानी थे। और उस समय चाइना ने पाकिस्तान से गारंटी मांगी थी कि भाई तुम कुछ भी हो, लेकिन जो भी इसके पीछे है उनको पनिश करो और ऐसे अटैक्स को होने से किसी भी रूप में रोको। लेकिन फिर भी ऐसे अटैक्स अभी पाकिस्तान के लिए रुकने ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पर भी ऐसा ही हमला हुआ था, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था। तो ये सब सुन के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। लेकिन अभी भी सबसे मेन चीज जाननी बाकी है कि वाई, ये आखिर हमले चाइना पाकिस्तान को टारगेट क्यों हो रहे हैं और ज्यादातर बीएलए इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो चलते हैं इस फाइनल आंसर के जवाब में और अपनी वीडियो के कंक्लूजन में भी। देखो, टीटीपी का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि उन्हें पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो गवर्नमेंट है उसको बाहर फेंकना है, अपना रूल स्टैब्लिश करना है और शरिया लॉ स्टैब्लिश करना है। लेकिन बीएलए और बलूच के लिए ये चीजें कहीं ज्यादा अलग है। अब नोटिस करोगे कि बलूचिस्तान जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोविंस है, येट वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, अराउंड 7% है। बलूचिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में भी पूरे के पूरे पाकिस्तान में कहीं ज्यादा हाई है। इसमें नेचुरल गैसेस हैं, इसमें कोल है, गोल्ड है, आयरन के कई सारे रिजर्व हैं जो कि भारी मात्रा में प्रेजेंट है। और इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मिडिल ईस्ट के लिए पूरा का पूरा गेटवे की तरह काम करता है और वर्ल्ड ट्रेड में भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, जो कि चाइना सोच रहा है ग्वादर पोर्ट को स्टैब्लिश करके। अब नोटिस करोगे कि इसकी इतनी सारी खासियत तो है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड सेक्शन है। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान और चाइना मिलकर कर जरूर रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोकल बलोच को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। उनको इक्वल स्टेटस तो मिलता ही नहीं है, लेकिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। इन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर नॉन बलोच को ही अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, चाहे वो उन्हें सिंध से बुलाने पड़े। प्लस लिबरेशन मूवमेंट तो बलूचिस्तान में कभी खत्म हुआ ही नहीं था, वो बस दब गया था और धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में फटता रहता है। एंड हू नोस कि कल कोई ज्वाला कितने बड़े रूप में फटेगा। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन फेस करना, पाक आर्मी द्वारा उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और चाइना पाकिस्तान का साथ देके इन पूरे के पूरे इश्यूज में घी डालने का काम कर रहा है और बिल्कुल सेम हरकतें कर रहा है जो पाकिस्तान करता है, जैसे कि उन्हें सी पैक में इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना देना, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट ना देना, ग्वादर पोर्ट पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट ना देना, खुद के चाइनीज ऑफिशियल्स रखना, सिंध के लोगों को रखना, बाहर के लोगों को रखना, लेकिन बलोच के लोगों को नहीं रखना। बट इन सब चीजों से भी जो सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई है वो है उनके खुद के एग्जिस्टेंस की लड़ाई। उनको डर है कि चाइना उन्हें वैसे तो एक्सप्लॉइट कर ही रहा है, लेकिन बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ के डेमोग्राफिक्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, जो कि वहाँ के लोकल ट्राइब्स और वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ साथ बीएलए के लीडर्स का ये भी कहना है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ हाथ तो मिला लिया, खुद के नेवल बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला भी ले लिया, लेकिन ये स्टेप बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ है, उनके एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस पाकिस्तान द्वारा उनके ऊपर की जाती हैं, ये उसका समर्थन है। और उन्होंने कड़े शब्दों में ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक चाइनीज ऑफिशियल्स कंप्लीटली अपनी एक्टिविटीज बलूचिस्तान में बंद नहीं करते, ऐसे अटैक्स उन्हें बार बार रिपीटेडली देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए है, उनके खुद के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए है, जो कि पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला के उसके सपोर्ट से इन्हें खत्म करने पर दिन लगा हुआ है। तो ये थी इस पूरे के पूरे मैटर की एक ब्रीफ समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नॉलेजेबल, कुछ वैल्यूएबल चीजें जानने को मिली होंगी। और ऐसा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट योर ओपिनियंस डाउन देयर। टिल देन, जय हिंद।